आज के शो में कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस नेटवर्क का पता लगा लिया, वजीर दाखिला सिंध का ऐलान। गाड़ी हब से कराची आई तो गुलनिसा नामी खातून साथ थी, जावेद नामी सहूलतकार ने रेकी की थी। वजीर दाखिला के मुताबिक जावेद की शनाख्त सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई। गुल रहमान कालादम बीएलए का सीनियर पॉइंट है। वजीर दाखिला जिया लंजार के सनसनीखेज इंकशाफात। पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। शहर कराची में होने वाली हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाई जहाँ चाइनीज़ नेशनल्स को टारगेट किया गया, एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई और इस हवाले से पाकिस्तान की न सिर्फ सी पैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, जो कि पाकिस्तान की एक तरह से माशी शहरग है, बल्कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी उसके इमेज को, जो परसेप्शन है टेररिज्म के हवाले से, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस पूरी सूरत हाल पर हमने देखा रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जब जिया लंजार साहब, जो कि वज़ीर दाखिला सिंध हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे नेक्सस को बेनकाब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिया लंजार साहब ने अहम इंकशाफात किए कि किस तरह इसका मास्टरमाइंड, ये खुदकश बम्बार, एक खातून इसमें मुलव्विस थे और किस तरीके से ये तमाम ऑपरेट करते रहे। कई माह तक इसकी प्लानिंग चलती रही। ये शहर कराची में किस तरह एंटर हुए और किन जो गाड़ी खरीदी गई उसके लिए 71 लाख रुपए की पेमेंट दी गई। ये पेमेंट हैरानकुन तौर पर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू दी गई और फिर इनमें से एक शख्स जिसको कहा गया कि जिसका नाम जावेद था, जिसको सीसीटीवी फुटेज में भी डिटेक्ट किया गया, वो किस तरह रेकी करता रहा और शामिल रहा इस पूरी कार्रवाई में। और फिर सब में अहम तरीन बात कि एयरपोर्ट पर एक शख्स पहले से मौजूद होता है जो डिपार्चर लाउंज से ये बताता है कि चाइनीज आ गए हैं और खुदकश बम्बार तक ये मैसेज कन्वे किया जाता है। और फिर ये पूरी प्लानिंग के लिए किस तरह खातून का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिक्योरिटी के हवाले से जहां पर भी स्नैप चेकिंग हो तो खातून को देखकर दहशतगर्दों को ना रोका जाए और उनको चेकिंग ना की जाए। फिर ये गाड़ी तैयार किस तरह होती है आउटस्कर्ट्स में कराची के हब के नज़दीक और इसको डिवाइसेस में इम्प्लांट किए जाते हैं। ये सारे अहम तरीन सनसनीखेज इंकशाफात हुए शहर कराची में दहशतगर्दी के हवाले से। ये अहम तरीन डेवलपमेंट थी जब ये मास्टरमाइंड इस केस के गिरफ्तार हुए, क्योंकि हमारी तवक्को है कि इसके बाद ये कार्रवाइयाँ रुकेंगी। हमारी तवक्को है कि इसके बाद ये स्लीपर सेल्स का नेटवर्क टूटेगा और इस गिरफ्तारी से आगे होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल कोशिश हैं रोकने के लिए इनको, वो मजीद कामयाबियां इसमें हासिल कर सकेंगे। एक ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इन सनसनीखेज इंकशाफात और इस पर एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये तमाम इंकशाफात किस तरफ निशानदेही करते हैं और आगे की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात कराची में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाकयात और फिर उसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी ने बहुत से अहम सवाल उठा दिए। इसको दिफाई पहलुओं से समझते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज़निगार भी हैं, तहरीक जवानान पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, कल इंटीरियर मिनिस्टर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इस अचीवमेंट और इस माइलस्टोन का बताया कि मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ, फिर पूरा जाविया खींचा, नक्शा बयान किया कि किस तरीके से यह हमला हुआ, कितने माह से इसकी प्लानिंग चल रही थी और किस तरह इसमें फॉरेन एलिमेंट्स और पुलिस या इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स की कि उन्होंने बहुत जल्दी इसका सुराग लगा लिया। सैफान खान साहब, जाहिर है ये यकीनन मेरे ख्याल में एक बड़ा क्विक रिस्पांस था और उसके जो जिसको कहते हैं ना कि किनारे में लाना, वो उन्होंने जब सारा कैलकुलेट किया और इसके अंदर जो उनको क्लूज मिले उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, जिसके अंदर डेफिनेटली जो हमारी नादरा है उसका एक बहुत बड़ा कमाल है और जाहिर है इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इसको बहुत खास तौर पे जो है वो मेरे ख्याल में मद्देनजर रखा गया है।
जहां तक ताल्लुक है कि कामयाबी, तो मैं समझता हूं कि हम क्या इसको कामयाबी कहेंगे या नाकामी कहेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं। 26 लोगों का जो है वो इस तरह से शहीद हो जाना, ये पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। जी यकीन बिल्कुल। मानिए कि अगर ये कोई सियासी किसी का वाकया हुआ होता तो पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एम्बुलेंसें फिरानी थी, पूरे पाकिस्तान को चौक कर देना था और पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करके जो है वो मातम करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें जो रिस्पांस चाहिए था, जो हमें देना चाहिए था, वो हमने नहीं दिया। बहरहाल ये एक अलहदा मौजू है। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी इदारों का ताल्लुक है जी, यकीनन मेरे ख्याल में इसकी प्लानिंग जो है वो महीनों से यकीनन चल रही थी, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जर्वेशन रखी जाती है, लोगों के ऊपर निगाह रखी जाती है। और जब आप सर्वेलेंस करते हैं, लोगों का जो है रैकी करते हैं, तो पता चलता है कि जी फौजी फलानी जगह पे थे, फलानी जगह पे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है मौजूद हैं, उनकी नकलो हमल ऐसे होती है, वो इतने बजे आते हैं, वो इतने बजे जाते हैं, वो उनका ट्रक जो है वो इस नंबर का होगा या फलाना गाड़ी जो है, क्योंकि आजकल ज्यादातर सिविल गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, फौजी गाड़ियां उस तरह से इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन क्योंकि जाहिर है जब क्वेटा एक ऐसी जगह है जिसके अंदर आप अगर गौर करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेटा के अंदर आपको नॉन जो कि क्वेटा वाले हैं, यानी कि जो लोग वहां के लोकल नहीं हैं, एकदम वो दूर से जो है पहचाने जाते हैं। और जाहिर है फौज के अंदर जो लोग रहने वाले होते हैं, वो फौजी जो होता है वो तो एकदम आपको पता है अटैक अपने हुआ डिसिप्लिन से, गुल साहब, अपने तो ये चलने जो चाइनीज पे अपने अटैक हुआ चलने से। कराची में, एयरपोर्ट को टारगेट जिस तरह किया गया था और चाइनीज को टारगेट बनाया गया था, ये खास तौर पर जिस तरह इसकी रैकी हुई, इसमें ये जो जिस तरह उन्होंने बेनकाब किया कि बाकायदा एक गाड़ी खरीदी गई जिसके लिए पेमेंट दी गई 7.1 मिलियन रुपीस की, हब से जो है वो पेमेंट प्रोसेस कराई गई, बैंक चैनल्स इस्तेमाल किए गए, तो बहुत कम रूम छोड़ा था इन दहशतगर्दों ने पकड़े जाने का, यानी बैंकिंग चैनल इस्तेमाल किया, इनफॉर्मल चैनल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जो पूरा नेटवर्क जिस तरह काम कर रहा है, इस पर कुछ रोशनी डालिएगा कि किस तरह ये पेमेंट ट्रांसफर, गाड़ी खरीदना, फिर सारा कुछ कानूनी तरीक़ार से बायोमेट्रिक कराना और तमाम तफसीलात को लेकर चलना, ये किस तरह मुमकिन हुआ? देखिए, पहली बात यह है कि इसको जिस अंदाज के अंदर मेरे ख्याल में ये एलिमेंट ऑफ जिसको कहते हैं कि ये मेरे ख्याल है एक डिबेटेबल बात है, क्योंकि अमूमन जितनी भी इस किस्म की ट्रांजैक्शन होती हैं वो नेट कैश के ऊपर होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो बैंक के जरिए और बायोमेट्रिक्स के जरिए जो है ये काम नहीं अंजाम दिए जाते। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये जो रेलवे स्टेशन है, सैफान साहब मुझे नहीं मालूम आपका, लेकिन मैं तो बलूचिस्तान को बहुत बिल्कुल जी, आप जानता बात हूँ, करें, कोयटा बिल्कुल से बिल्कुल ताल्लुक बिल्कुल रखता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है ये जो रेड जोन है, जो जिधर चीफ सेक्रेटरी का घर है, आईजी का घर है, जिधर वहां सारे सेक्रेटेरिएट्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं, ये तमाम वो जगह हैं जिधर मेरे ख्याल में इस किस्म का वाकया उस लेवल के ऊपर पेश आना और फिर आराम से जो है वो पुलिस के ऊपर, रेलवे पुलिस के ऊपर उसका मलबा डाल देना, ये मेरे ख्याल में किसी सूरत भी जायज और जस्टिफाइड नहीं है। और दूसरी तरफ जो है आपको याद होगा कि जब 9 अजला के ऊपर बाकायदा 12 शहरों के अंदर क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर जब हमले हुए अब से कुछ अर्सा पहले, तो आपको याद है कि पूरे बलूचिस्तान को बल्कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने हिला के रख दिया था। दहशतगर्द कार्रवाइयां हुई जिसके अंदर रेलवे का एक पुल भी जो है वो उड़ा दिया गया, उसकी वीडियोस भी जो है वो कर्मचारियों की जानिब से जो है वो दिखाई गई। लेकिन असली मसला सैफान साहब ये है कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है मेरे ख्याल में उसको अपनी पॉलिसीज को दोबारा असर नौ जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान की जो इस टाइम पे अदालत का हाल है, नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, सीधी सी बात है, मैं आपको सैफान साहब क्योंकि हमारे दिल दुखे में है, लेकिन गुल साहब पहले ये बताएं, ये फरमाएं कि ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, जो कराची में हुई या जहां पर भी रिसेंट जो टेरर अटैक्स हुए, तो इन सबका जो नाता या इस वक्त ताने बाने जो मिलते हैं जाके, वो इवेंचुअली बीएलए से मिलते हैं सारे? ये एक ही नेट ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं कराची में, चाइनीज पे अटैक हो या जिस तरह क्वेटा में शहरियों पे हमले हुए? देखें सैफान साहब, एक बात बड़ी वाज़ेह है, बीएलए के पास जो है वो सैटेलाइट नहीं है। अच्छा। ये सैटेलाइट फोटोज बीएलए को कौन फराहम करता है, ये है वो अहम सवाल। सैटेलाइट जो है वो तो या तो भारत के पास है, जो कि इस
टाइम पे जो उनकी सैटेलाइट्स हैं वो तकरीबन 10 घंटे पाकिस्तान के ऊपर मॉनिटर करने की सलाहियत रखती हैं, और वो 10 घंटे लगातार मॉनिटर करती हैं, और अगले 1 साल या 2 साल के अंदर 20 घंटे की वो सर्वेलेंस रख सकती हैं। ये है वो बात खतरनाक। दूसरी बात यह है कि जितना इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल हुआ वो अमेरिकी साख्त का है। अगर एक तरफ रॉ को हम मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं, तो दूसरी जानिब हमें अमेरिका ने जो असला छोड़ा अफगानिस्तान में और जो नहीं, तमाम लेकिन अब्दुल गुल साहब, यहाँ पर जो अभी असला बरामद हुआ वो जर्मन मेड इन जर्मनी था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, जो वो भी आया तो वाया अफगानिस्तान ही, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कहते हैं कि ये था जर्मनी। देखिए, इसके ऊपर मेरे ख्याल में अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इतनी जल्दी, जैसे आपने कहा, इतनी जल्दी अगर क्लू लगा लिया था तो इतनी जल्दी जो है पहले भी खुरा लगा के ये वाकया होने से बचा लिया जाता तो बेहतर था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, ये हो भी जाता है, जल्दी भी हो जाता है, और ये यकीन लायक सताइश भी है। लेकिन जो जर्मन साख्त का असला है या दूसरी जंग अजीम का असला है, आपका क्या ख्याल है जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ वो दूसरी जंग अजीम का था? सैफान साहब, कम अज कम मैं तो ये बात जो है काबिल कबूल नहीं है। लेकिन दूसरी जो अहम तरीन बात है इसके अंदर वो ये है कि ये एक नजरिया है, जो भी है हमें इससे बिल्कुल इत्तेफाक की राय नहीं है, लेकिन आप नजरिए को बेहतर नजरिए से काटते हैं। पैगाम पाकिस्तान जो आपका है वो उसके अंदर सुकम मौजूद है, और उसको जो डिलीवर करने वाले लोग हैं, जो खास तौर पे उलमाए कराम, मेरे ख्याल में उनको ऊपर दोबारा रीथिंकिंग का प्रोसेस शुरू होना चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए। 1.5 लाख के करीब आपकी फौज जो है वो सिर्फ 11 कोर जो पिशावर में है वो लगी हुई है, और वहां दहशतगर्दों के साथ दिन और रात नबरदारमा है। 3000 के मुकाबले में 1.5 लाख बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब यह है कि रोजाना की बुनियाद पे वो जहन्नम भी भेजे जा रहे हैं। उसके बावजूद वो 3000 के 3000 वापस स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि उनमें कुमक बढ़ती जा रही है। यानी कि आपको नजरियात की बुनियाद के ऊपर लेकिन सर, ये नजरियात का तो मामला समझ में आता है, लेकिन ये जो स्लीपर सेल्स का मामला है, ये जो हमने कहा था कि हमने कमर तोड़ दिया दहशतगर्दों के ऑपरेशंस के बाद, अब अगर बीचों बीच शहर में कोई आके यहाँ पर बाकायदा गाड़ी भी खरीद सकता है और वो बायोमेट्रिक भी करा सकता है, तमाम अपनी रकम को भी चैनलाइज करा सकता है थ्रू लीगल फॉर्मल चैनल्स, और उसके बाद शहर के बीचों बीच किसी होटल में रह भी सकता है और एक फैमिली की तरह, यानी एक औरत को बिठा के घूम भी सकता है ताकि उसकी चेकिंग ना हो, तो वी डोंट नो अब्दुल्ला गुल साहब, तो ये फिर पहचानना और ये सर्विलेंस तो किस तरह से हम पिन पॉइंट कर सकते हैं फिर ऐसी टेरर एक्टिविटी को? गुल साहब, इरफान खान साहब, टेररिज्म में तो कमर किसी की नहीं टूटी, सच्ची जो बात है। कमर तो इस कौम की और हमारी फौज जो है उसको रोजाना जो है वो मेरे ख्याल में खून की कुर्बानी दे रही है, और बड़ा सलाम है उनके ऊपर। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या निगरान वजीर आजम जो है उन्होंने नहीं कहा था कि 60% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है? तो ये कमर तोड़ने की निशानी है या ये जो है वो उनका पलड़ा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको उनके ऊपर इंटरनेट, देखिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि 5वें नंबर की दहशतगर्द तंजीम है BLA, उसके ऊपर अभी तक अमेरिका ने कोई टास्क फोर्स क्यों नहीं काम किया? उनको जो है कर्ब करने के लिए, उनको इलिमिनेट करने के लिए कौन से इकदाम लिए गए हैं मगरिब की जानिब से, यूनाइटेड नेशन की जानिब से? तो फिर इसका जवाब नफी के अंदर मिलता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं के एक और नेक्सस है जो कहीं ना कहीं आपको मगरिब, भारत और साथ जो दहशतगर्द हैं उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आता है, जिसके लिए अफगानिस्तान के जमीन इस्तेमाल की जाती है। और वो 3 लाख वेपन जो अमेरिकन वहां छोड़ के चले गए, वो किसके लिए छोड़ के गए थे? आपको खुद अब अंदाजा होना शुरू हो गया है। और ये जो बताया जा रहा है कि जी दूसरी जंग अजीम का असला, मेरे ख्याल में मेहरबानी करें वो मजाक करें जो कि लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जो जिस तरह से एक्सप्लोजन हुआ, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ, ये तमाम का तमाम जो है ये एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड वेपनरी सिस्टम है। और अभी जो मजीद ब्रिगेड का कमांडर था, टोपी उसकी अमेरिकन थी, यूनिफॉर्म उसका अमेरिकन था, हाथ में गन AM4 राइफल थी अमेरिकन मेड, और इसी तरीके से जो उसके पास जो नाइट सर्वेलेंस का इक्विपमेंट था अमेरिकन था, और फंडिंग जाहिर है रोने की थी उसको। लेकिन इस सब के से क्या साबित होता है? कौन दो कल्प्रिट्स हैं? अगर एक तरफ किसी का पैसा है तो दूसरी तरफ जो है उसका असला है, और तीसरी तरफ वो हाथ है जिसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है
अंदरूनी तौर पर खलफिशार पैदा करके लोगों के अंदर जो है खौफो हिरास पैदा करने के लिए काम हो रहा है। बलूचिस्तान का सबसे अहम तरीन शहर क्वेटा है, दारुल खिलाफा है, जहां तकरीबन तमाम पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी और दीगर जो इदारे हैं वो वहां बैठे हुए हैं। अब मुझे ये बताएं ये कि कहना कि अब्दुल्ला गुल साहब ये कहना कि हम नहीं किसी दो नहीं पूरा एक इतना बड़ा, ठीक है, ये जो नेटवर्क है पूरा, अब्दुल्ला गुल साहब ये बताइए कि ये कहना कि हम मास्टरमाइंड तक पहुंच गए हैं या हमने मास्टरमाइंड को हिरासत में ले लिया है, जैसे कराची में हुआ, और क्या पता बलूचिस्तान के हवाले से भी कुछ दिनों में ये हमें पता चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गए उन तक, तो ये कहना फिर ये नहीं होगा कि ये एक पूरा नेक्सस है, गठजोड़ है, पूरी माफिया है, किसी एक तक पहुंचना काफी नहीं है, इसमें और बहुत कार्रवाइयां और बहुत ज्यादा सर्विलेंस और इक्विपमेंट की भी जरूरत है हमें इस टेरर थ्रेट को फेस करने के लिए? गुल साहब, ये कहना दुरुस्त होगा? ये हजरत दहशत जो बाप था उसका नाम गलती से कुलभूषण यादव, कमांडर कुलभूषण यादव, जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा यूनिफॉर्म के अंदर दहशतगर्द था जो पाकिस्तान में भेजा गया। क्या बना उसको रहीम शरीफ साहब के जमाने में फांसी की सजा हुई थी मई के अंदर, तो वो फिर फांसी हो गई उसको। इसी वजह से सुषमा स्वराज जो भारत की वजीर खारजा थी, उन्होंने कहा था कि वो भारत माता का बेटा है और भारत हर हालत के अंदर उसको जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो फिर किया हुआ है ना प्रोटेक्ट, अभी तक तो फांसी नहीं लगने दी ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये वो फलाना, भारत अपने किसी भी बंदे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके गया? क्या वो जो उनका बॉम्बे हमला हुआ था उसका बंदे को जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक्सेस दी गई थी? तो फिर ये सारे जो बातें हैं ना, अभी देखें हमें कुछ ऐसे मैयर लेने पड़ेंगे, सख्त तरीन इकदाम करने पड़ेंगे। ये हकीकत है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें कहीं ना कहीं सियासी जमातों का अक्स, उसमें कहीं ना कहीं पुष्टपनाही नजर आती है। वही लोग जो इस टाइम पे फ्यूल की सप्लाई के अंदर जो रोजाना स्मगलिंग होती है 6 मिलियन लीटर अ डे, उसके अंदर जो फाइनेंसिंग होती है उसकी तकरीबन तखमीना 11 बंदे हैं जो ये काम करते हैं। 11 बंदों की एक एक आदमी की 1 करोड़ और 134 करोड़ रुपया रोजाना की आमदन है, और वो 134 करोड़ ही डॉलर की फ्लाइट भी बनता है। जो डॉलर खरीदते हैं वही जो है वो मारंग बलोच और दीगर को जो है वो पुष्टपनाही भी करते हैं। वही जो है मीडिया के अंदर लोगों के पाकिस्तान और उसकी रियासत के खिलाफ जो है वो खोखला करने के लिए उसमें लोगों के में नफरतें कदूरतें भरते हैं, और वही लोग हैं जो दहशतगर्द जब आके अपना हिस्सा मांगते हैं तो वो उनको भी देते हैं। क्या मेरे से खुलवाएंगे आप? सही बात है, ये बड़े अहम तरीन इंकशाफात हैं। दुर्गल साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अहम तरीन मौक़िफ़ और अपना जो है इस पर उजागर किया। बड़ी डेवलपमेंट थी, एक माइलस्टोन जो पुलिस ने क्लेम किया, जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने और एटीएम मिनिस्टर ने क्लेम किया कि हमने अचीव किया है, तो क्या वाकई में माइलस्टोन है? आगे के लिए हमें क्या हिम्मत भी रखनी चाहिए? इससे बहस जारी रहेगी। कराची में होने वाली दहशतगर्दी, कोयटा में होने वाली दहशतगर्दी, इसके पीछे क्या अवामिल हैं और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आफ्टर दिस ब्रेक मजीद सवालात होंगे, मजीद पैनल्स के साथ हमारे साथ रहिए। बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन हकायक हुए बेनकाब ज़िया लंजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन पर मजीद सवालात साबिक वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हारिस साहब, आपके नज़दीक ये कितना बड़ा माइलस्टोन है जिस तरह वज़ीर दाखिला ने पोर्ट्रे किया कि हम मास्टरमाइंड तक पहुँच गए हैं, और इन इंकशाफात के बारे में आप क्या कहते हैं हारिस साहब? देखिए, एक बात तो है कि बहुत अच्छी कोशिश है। आई एम हैप्पी कि सीटीडी ने, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर कंबाइंड एफर्ट से इसका मास्टरमाइंड पकड़ लिया। जिस तरीके से पकड़ा गया है ये बहुत ही अचीवमेंट की बात है। आई थिंक इतनी माइन्यूटली डिटेल में गए हैं कि इसने, क्योंकि हर जगह पर ये दहशतगर्द था, इसने सुसाइड अटैक किया, इसने हर जगह पर कैश हैंडलिंग की, इसने किसी जगह पर भी कोई कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, कुछ वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन एक जगह इसने गलती की और उस गलती की वजह से मास्टरमाइंड बन गया। वरना क्योंकि हुआ ये कि इसने हर जहां भी गया है, चाहे ये होटल में गया है, गाड़ी खरीदी है, जहां पर खाने के लिए गया है, कहीं गया है, इसने अपना
जो है नाम इस्तेमाल किया, इसको डर इसलिए नहीं था कि इसने खुद बमबार था, इसको पता था मैं मर जाऊंगा और मेरा कुछ ट्रेस नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मौके पे ये ट्रेस छोड़ देते हैं, और वो ट्रेस यही छोड़ा जिसकी वजह से मास्टरमाइंड वो लेडी जो उसके साथ तो थी, ये जो गलती उसके इससे बाद हुई हारिस साहब, ये क्या गलती हुई? ये जो कैमरे फुटेज में आ गया, ये क्या हुआ फिर? कहाँ गलती हुई? नहीं, आई थिंक पता है, मैं इसलिए बताने चाह रहा कि आइंदा के लिए शायद ये गलती ना करें, सही सही सही। बट आई थिंक इट वाज अ मेजर, बड़ी ही, लेकिन वो आई वुड अप्रिशिएट जो भी इसकी इंटेलिजेंस को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया, और उसमें जिसकी वजह से इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया, वरना इसका कोई ट्रेस नहीं था। इसने सारा जो करना था खुद कर रहा था, और उसके बाद पता था कि मेरे नाम आ जाए, कुछ आ जाए, गाड़ी भी अपने नाम से खरीदी, लेडी भी साथ थी, सबको, लेकिन सब जो पकड़े गए हैं उसका फायदा ये होगा। नहीं, लेकिन इसमें जो हारिस साहब जो चालाकी से जिस तरह पेमेंट ट्रांसफर हुई और फॉर्मल चैनल्स इस्तेमाल हुए, तो आपके लिए दिस वाज अस्टॉनिशिंग, क्योंकि हम सुनते यही है कि ये इनफॉर्मल और इलीगल चैनल से काम करते हैं। वज़ीर दाखिला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र किया कि हैरानकुन तौर पे बैंक इस्तेमाल हुआ 71 लाख की पेमेंट के लिए। इसलिए इस्तेमाल हुआ कि वो अकाउंट इसका अपना था, और जब ये पकड़ा जाता, जब मर गया होता तो बेशक पकड़े जाते, कोई फर्क नहीं पड़ना था। दैट वाज द रीजन ये बेफिक्र होके सारा कुछ कर रहा था। लेकिन एक जगह से ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी जिससे इसके हैंडलर का पता चल गया को मास्टरमाइंड कौन, और उससे फिर आगे लेडी और वो जो लोग थे बाकी वो सर्कल में पकड़े गए। लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से इसने जाके फिर एक जावेद नामी जो था एयरपोर्ट पे पहुंच गया, उसने इन्फॉर्म किया कि आप चाइनीज निकल गए हैं, वो जाके कैसे किया। बात यह है कि हमें इसके लिए अब और एहतियात करने की जरूरत है। वी कांट अफोर्ड, क्योंकि अब ये देखेंगे हर जगह पर जब भी ऐसी बात होती है चाइनीज मारे जाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि चाइनीज इसलिए मारे जाते हैं कि वो जो हैं वो सी पैक बनाने में मसरूफ है। पाकिस्तान को बड़ी सख्त जरूरत है, पूरा एक स्पेशल इन्फेंट्री डिवीजन रेस किया इसकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं एक आध इंसिडेंट हो जाए, लेकिन इसके ये ना भूलें कि हमारी इंटेलिजेंसी दिन रात काम करती है। 98% जो नेट्स होते हैं ये पहले ही पकड़ लिए जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं, इसलिए कि दूसरों को खबर ना हो। नहीं, लेकिन हारिस साहब ये बताएंगे, ये जो इंसिडेंट था, जिस तरह से इन्होंने गाड़ी खरीदी, बायोमेट्रिक कराया, बैंक के थ्रू पेमेंट दी, खातून साथ मौजूद थी, तो ये चैलेंजिंग कितना हो जाता है कि ये तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि एक आम शहरी करेगा, यानी जो टेरर एक्टिविटी जो सिविलाइज शहरी होगा वो करेगा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा कि इनको सेगमेंटाइज करना या कैटेगराइज करना कि ये टेररिस्ट है या नहीं है। लेकिन देखिए ये वो करेगा सिर्फ जो सुसाइड बॉम्बर होगा, जो कि वन ऑड इंसिडेंट होता है, बाकी लोग कोई भी नहीं करते हैं। लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि इसके साथ जो ये लोग पकड़े गए हैं कि बहुत फैसिलिटेट करेंगे इनके सहूलतकारों के लिए, पीछे 2+2 करने के लिए। अफगानिस्तान में कहाँ से ये पहुंच रहे थे वो पता चल जाएगा, और इसके साथ आइंदा के लिए हमें पता चल जाएगा कि ये इसको काउंटर कैसे करें। इस कॉन्टेस्ट में आई थिंक इट इज अ गुड थिंग, लेकिन इंसिडेंट होने नहीं चाहिए। वन ऑड इंसिडेंट जरूर हो जाएगा जो सुसाइडर होगा इस तरह का, क्योंकि जैमर भी थे, गाड़ी भी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन साथ उसने इस तरीके से आगे धमाका किया, गाड़ी को नुकसान हो जिसकी वजह से ये नुकसान। सही। और आगे के लिए आप कहते हैं कि जो हम ये कहते हैं कि हम स्लीपर सेल्स खत्म कर चुके हैं इस शहर से, तो क्या ये स्टेटमेंट इस हमले के बाद फैक्चुअली करेक्ट होती है, और इसकी इन गिरफ्तारियों के बाद आगे के लिए आपको लगता है कितनी आसानी होगी? सफान देखें, ये उस वक्त बंद होगा जब हम अफगान नेशनल्स जितने भी पीओर वाले हैं, फिर उसके बाद CAA वाले हैं, तमाम को वापस करें। हम हमारे मुल्क के लोगों की जान और माल, हमारे मुल्क की हिफाजत अबव ऑल, पाकिस्तान फर्स्ट। इसलिए इंटीरियर मिनिस्ट्री को चाहिए कि एनफ इज एनफ। आपने चाहे जिससे बात करनी करें, जो आपके रजिस्टर्ड अफगान रिफ्यूजीज हैं उनके बारे में भी करें। अब अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत आ गई है, उनकी डरम अफगान तालिबान गवर्नमेंट है, इन सब को वापस किया जाए। और अफगान जो यूनाइटेड नेशन के ये रिफ्यूजीज हैं, जो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज हैं, इनको चाहिए कि आप ये कैंप अपने अफगानिस्तान में बनाएं, वहाँ इनको फीड करें, ताकि हम अपने साथ से इनको उतारें। हमारी 60% 70% जो सहूलतकारी है इनकी वजह से वो खत्म हो गई। सही। लेकिन ये असला जो इसमें हुआ, जो शामिल था, जिसमें बरामद हुआ, वो कहते हैं ये सोवियत यानी ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से मुंसलिक है, मेड इन जर्मनी है। और इसी तरह जो कोयटा में हुआ उस पर भी कहा गया जी कि अमरीकी साख था, या और जो हमले हुए उसमें भी। तो ये सारा का सारा अफगानिस्तान के थ्रू हो रहा है सर?
जी बिल्कुल, ये अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यूनाइटेड नेशन की भी रिपोर्ट भी आई थी, उसमें उन्होंने यही कहा कि ये तमाम अल-कायदा, उसके बाद ख्वारिज, टीटीपी, दाइश, उसके बाद ये जितने ग्रुप्स हैं, बीएलए, बीएलएफ, मजीद ब्रिगेड, सबकी ट्रेनिंग वहां पर अफगानिस्तान में होती है। अल-कायदा इनको ट्रेन कर रहा है। ये आइंदा के लिए, पूरी दुनिया के लिए दोबारा खतरा बन सकते हैं। इसलिए ये कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, ग्लोबल एफर्ट चाहिए। पाकिस्तान को अमेरिका से बात करनी चाहिए कि किस तरीके से इंडियन रॉ बलूचिस्तान में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उसके बाद किस तरीके से आपका जो असला है वो किस तरह इनके हाथों में आ गया है, ये सारा सदबाब करने के लिए। लेकिन ये हर सब बताएं कि हमने तो ये कहा कि कराची में अमन अमान हो गया और खासतौर पे कराची ऑपरेशन के बाद बड़े दहशतगर्दी के वाकयात तकरीबन रुक गए थे। ये रिसेंटली जो ये हुआ है, खासतौर पे चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है, ये फिर कहाँ गैप आया है? क्या इंटेलिजेंस में गैप आया है, कहीं और गैप आया है? ये क्यों दोबारा रिसर्जेंस हुई है एक्टिविटी टेरर? देखें, गैप इंटेलिजेंस का बिल्कुल नहीं आया। वो 24 घंटे काम करते हैं और हमारी जो खास तौर मिलिट्री इंटेलिजेंस और आई वुड से सीटीडी भी बहुत मेहनत काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। बात ये है कि देखें, चाइनीज टारगेट्स होते हैं। जहां चाइनीज की मूवमेंट हो वहाँ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उनको एयरपोर्ट से निकलने से लेके जब तक वो अपने घर तक नहीं पहुंच जाते हैं, पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। उनकी मूवमेंट को सीधे राज में रखना चाहिए। ये चीजें, इवन अगर वो बाय एयर भी आ रहे हैं, इवन देन उसकी भी आपको हिफाजत करनी चाहिए। नंबर 3 बात यह है कि आपको इन अफगान नेशनल को, इन लोगों को वापस करें और सहूलत का जिस तरह अभी पकड़े गए हैं, ये इनकी वजह से आपको बड़ी मदद मिलेगी। ये कौन कौन लोग कराची में हैं, कौन से लोग कोयटा में हैं, कौन से केपी में हैं, कैसे लिंकेजेस हैं, इन लिंकेज को खत्म करें और नेशनल एक्शन प्लान पर हर हालत में अमल करें, ताकि वो जो एक बात थी कि नेक्टा फाल करें, वो जुडिशल रिफॉर्म करें, क्रिमिनल सिस्टम ठीक करें, वो चीज़ों को हाथ लेके चलें। लेकिन हाँ साहब, ये बताएं कि आप यहाँ से शहर कराची के लोग अपने आप को महफूज तस्वुर करें और इस गिरफ्तारी से आपको लगता है सेटबैक होगा आगे के दहशतगर्दी के प्लान्स पे, या क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या मजीद वो बदस्तूर मजीद टारगेट कर सकते हैं चाइनीज को या सिक्योरिटी? नहीं, अभी वजह ये है कि देखिए, मैंने अपने टेन्योर में पूरी कोशिश की, मुझे बड़ी इंस्ट्रक्शन भी थी, चीफ आर्मी स्टाफ की भी थी, गवर्नमेंट की भी थी कि जी हमने सेफ सिटी कराची को करना है जी। वो अब सेफ सिटी मंसूबा जो है वो अब चल रहा है, पाए तकमील को पहुंच रहा है, खंबे लग रहे हैं, इमीडिएटली पहले एयरपोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। ये आई थिंक 1-1.5 साल के बाद आई विल बी एबल टू से कराची टोटली सेफ, अगर कैमरे अच्छे लगाएं, ओवरलैपिंग कैमरे लगाएं और जहां से मुजरिम एंटर होता है, जहां एग्जिट करता है, सारी चीजें कवर हों, इंशाल्लाह इससे बहुत ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आरिफ साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इन द नेक्स्ट सेगमेंट हम समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। शहर कराची में होने वाली रीसेंट दहशतगर्द कार्रवाई और इस हवाले से ज़िया अंजाज साहब जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं, एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले इंकशाफात। शहर कराची अब कितना महफूज है, रीसेंट वेव ऑफ टेरर के पीछे क्या अवामिल थे और सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह इस वक्त कोशा हैं कि शहर को अमन अमान और पूरे मुल्क में अमन अमान कायम रहे। अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर हम सल्यूट करते हैं उन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इस फ़र्ज़ पर मामूर हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।